हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10, जिसमें क्या है, ट्राइबल्स एंड ट्राइबल कल्चर, मध्य प्रदेश की जनजातियां और जनजातीय संस्कृति, जो कि हाल ही में नई यूनिट एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में ऐड ऑन की हुई है। अब इस यूनिट के 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमने फैक्ट पढ़े और संवैधानिक अधिकार पढ़े थे, इनके संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे। उसके बाद 2nd लेक्चर में हमने थोड़ा सा इनका जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में, क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ा था और भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आप लोगों को 2 मिनट में क्विक रिवाइज सारी स्लाइड करा देता हूं। ये हमारा सिलेबस था, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। फिर मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो तो हमें पढ़नी है, लेकिन मैंने मैप के थ्रू आपको एक याद कराया था अनुसूची 5 के 10 राज्यों के नाम। तो कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 10 राज्य इसमें शामिल थे अनुसूची 5 में। फिर जनजातीय संबंधित कुछ तथ्य, कुछ नए तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें कौन सा? पहला तो पुराना तथ्य क्या है कि मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है? 153.16 लाख, मतलब 1.53 करोड़, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 21.10% है। और मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करता है। इसके अलावा भारत में कुल जनसंख्या का 8.63% क्या है? जनजातीय जनसंख्या है। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना? 8.63%, जो कितना होता है? लगभग 10.45 करोड़। कुछ इतनी जनसंख्या भारत में जनजातीय आबादी को बिलोंग करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, एमपी में भारत की कुल जनजातीय आबादी की, कुल जनजाति की 14.64% जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है। मतलब भारत में जितनी जनजातीय जनसंख्या है उसका 14.64% कहाँ निवास करता है? मध्य प्रदेश में। तो 1, 2 और 3, ये 3 मैंने नए फैक्ट ऐड किए आज आपके लिए। फिर इसके बाद क्या हमने जनजातियों की परिभाषाएं देखी डॉक्टर मजूमदार के अनुसार, मानव शास्त्र के अनुसार, कि ऐसे परिवारों का समूह जो क्या, जिनका सामान्य नाम होता है, विशिष्ट संस्कृति होती है, खान पान की आदतें होती है, रहन सहन की आदतें होती है, वो क्या जनजातीय समुदाय है। फिर हम आए क्या, इससे समय कुछ अन्य विशेषताएं, और फिर हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात की इनसे संबंधित। तो मैंने क्या बताया था आपको? आर्टिकल 342(1) में राष्ट्रपति को शक्ति है किसी भी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की। इसके अलावा अनुच्छेद 66(25) में इनकी सूचियां दी गई हैं और परिभाषा। फिर राष्ट्रपति को ये शक्ति है और संसद भी इसमें संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद हमने कुछ सेवा सुरक्षा उपाय। सेवा सुरक्षा का मतलब क्या होता है? मतलब नौकरी से संबंध होगा इसका। सेवा मतलब नौकरी या रोजगार से, सरकारी रोजगार से। तो इसमें हमने आर्टिकल 16(4), 16(4)A और 16(4)B, ये 3 पढ़े। 16(4) में क्या है? नियुक्तियों के संबंध में, कहीं कोई नियुक्ति हो रही है तो उसके संबंध में SC, ST, OBC को आरक्षण की बात है, तो यहाँ ST की बात आएगी। 16(4)A में क्या? जो प्रमोशन होता है, पदोन्नति में आरक्षण की बात है। और 16(4)B में बैकलॉग पदों को जोड़ने ना जोड़ने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए, 16(4) में नियुक्ति के संबंध में, 16(4)A में पदोन्नति के संबंध में, 16(4)B में बैकलॉग पदों के संबंध में। फिर इसके बाद जो आर्थिक अधिकार है, तो आर्थिक अधिकार में आर्टिकल 244(1) के अनुसार 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जो प्रावधान लागू होते हैं वो 5वीं अनुसूची में आने वाले राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू करने की बात की गई है। फिर 275 में, आर्टिकल 275 में 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट राज्य हैं, उन्हें सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया है।
फिर इसके बाद आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत था, 23 में बंधुआ मजदूरी से संरक्षण था, 24 में बाल श्रम से संरक्षण था, और आर्टिकल 46 में क्या था, जो पिछड़े व दुर्बल वर्ग हैं तो उसमें क्या SC ST OBC सभी शामिल हो जाएंगे, तो इनके शिक्षा और पोषण स्तर के संवर्धन की बात की गई है, ये DPSP में शामिल है। फिर बात आती है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की, तो 16 में क्या नियुक्ति सेवा से संबंधित था, क्यों, जो मूल अधिकार में आर्टिकल 16 है उसमें क्या है, अफसरों की समानता का अधिकार, तो उसमें वो अलग से प्रोविजन किया गया है। फिर आर्टिकल 15 में 15(4) यहाँ क्या SC ST के लिए, तो हमें क्या ST का याद रखना है, SC ST के लिए शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार, 46 में वही है। फिर 350, तो इसके दो पार्ट हैं, 350 ऊपर लिख देता हूं, 351 और 352। 351 में क्या है, मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी इनके लिए, मातृभाषा में शिक्षा। और 352 में क्या प्रोविजन किया गया है कि जनजातियों की विशिष्ट भाषाओं, लिपि और संस्कृति को संरक्षण, तो इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात है, के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप इन फैक्ट्स को याद रखें, ये मैंने नया ऐड किया है आज आपके लिए, तो जो रोज रिवाइज करेगा उसे रोज नए फैक्ट मिलेंगे, बस आपको 5 मिनट लगेंगे रोज की वीडियो के। फिर इसके बाद आर्टिकल 330 में क्या था, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 332 में विधानसभा में था, और 335 में क्या था, संघ और राज्य की सेवाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की बात थी। फिर 342 में वही राष्ट्रपति का अधिकार है अनुसूचित जनजाति घोषित करने का। फिर 338 में पहले क्या था, पहले था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई थी। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की व्यवस्था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। फिर 89वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक किया गया, कुछ आर्टिकल और एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 338 का जोड़ा गया, महत्वपूर्ण है। हम इस आयोग को डिटेल्ड पढ़ेंगे, उसके लिए पूरी एक क्लास आपकी डेडिकेटेड रहेगी। फिर आर्टिकल 339 में क्या है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन पर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नियंत्रण किसका होगा, केंद्र सरकार का, इसकी बात की गई है आर्टिकल 339 में। फिर इसके बाद हमने कुछ और प्रोविजन देखे थे कि अनुसूचित क्षेत्र जो किसके तहत, अनुच्छेद 244 के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। फिर राज्यपाल का परामर्श इसमें लगता है, राज्यपाल के परामर्श से क्या उस क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन है वो उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, जबकि ऐसे क्षेत्रों के प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है, राज्यपाल की। और जो केंद्र है ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में क्या रहता है, राज्य को निर्देश देने की शक्ति राज्य केंद्र को है। राज्य को निर्देश कौन देगा, केंद्र सरकार इसमें निर्देश देगी। ये इसमें यहाँ पर क्या थे, हमारे 10 राज्य थे 5वीं अनुसूची के, और यहाँ पर 4 राज्य 6वीं अनुसूची के। फिर एक जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कुल कितने 20 सदस्य थे, और जिसमें 3/4 क्या राज्य विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व करते थे। फिर इसके बाद हमने क्या भाई UN ढेबर आयोग के बारे में पढ़ा था, जो जनजाति के संबंध में पहला आयोग था, 1960 में गठित हुआ था, 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। फिर अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल एरिया 244(1) के तहत गठित किए जाते हैं, वो कौन करता है और उसके संबंध में प्रावधान क्या थे, ये हमने देखे। फिर इसके बाद जो जिला परिषद, जो अनुसूची 6 के 4 राज्य हैं उनमें जिला परिषदों की बात की गई है, तो उन जिला परिषद का गठन कैसे, उसमें 30 सदस्य हैं, और जो 26 और 4 का जो इसमें क्राइटेरिया है कि 26 लोग हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, और 4 लोग हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब
क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ा कि प्रत्येक जिले में कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं, जिनके विषय प्रमुख कौन कौन से होते हैं कि जंगल के प्रबंधन से संबंधित, नहरों के निर्माण से संबंधित और नहर के पानी स्थानांतरण, खेती, इन सबसे संबंधित किसके पास क्षेत्रीय परिषद इन पर कानून बना सकती है, नियम बनाती है और इन मामलों को उच्च न्यायालय को क्या स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राज्यपाल की सहमति राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। फिर हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्षेत्रीय भौगोलिक वितरण। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में इतना पढ़ा, अब आगे का हम इसमें कवर करेंगे। तो जो हमने अभी वर्गीकरण पढ़ा था, हमने इस तरीके से वर्गीकरण पढ़ा था कि एक था उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य दक्षिण क्षेत्र और एक पढ़ा था हमने पश्चिमी क्षेत्र, थर्ड था पश्चिमी क्षेत्र। अब एक नए तरीके से मैं आपको वर्गीकरण बता रहा हूं और दोनों में तुलना करके बता रहा हूं। देखते हैं, यहां गौर कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश में जनजातियों का वर्गीकरण है, आप लोग भी कोशिश कीजिए ऐसे मैप बनाकर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो बहुत इजी तरीके से याद होंगे। ये हमारा क्या मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। अब देखिए, जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है कल, उसके बारे में हमने पढ़ा था एक कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये था, जिसमें कौन कौन से जिले थे, आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से थे, रीवा, सतना, मऊगंज, मैहर, फिर सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, मंडला, उत्तरी जबलपुर, डिंडोरी भी था इसमें ये। और यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ कौन सी थीं, तो यहाँ पर जनजातियाँ थीं कोल, खैरवार, पनिका आदि। और फिर हमने पढ़ा था पश्चिमी क्षेत्र, जिस पर कौन सी, भील, भिलाला, ये जनजातियां थीं। और इसमें जिले कौन से थे, तो पश्चिमी जिले थे इसमें हमारे झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये क्षेत्र था। और एक हमने पढ़ा था दक्षिण मध्य क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन जिले थे, बालाघाट, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्ना, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, ये क्षेत्र इसमें शामिल था। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी थीं, तो यहाँ पर बैगा, गोंड, कोरकू, हलवा, ये जनजातियां यहाँ पर थीं, अगरिया वगैरह भी थीं। तो ये हमने वर्गीकरण पढ़ा था और इसमें एक उत्तरी क्षेत्र जोड़ के सहरिया कर सकते थे, लेकिन ये परंपरागत तरीके से अभी तक पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने लास्ट ईयर अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें जनजातीय क्षेत्रों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने, 5 भागों। भौगोलिक वर्गीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, भौगोलिक विस्तार की बात कर रहे हैं, वो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो हमारा वही जो हम अभी पढ़ रहे थे, कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और एक आ जाता है हमारा सहरिया और सौर जनजाति वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन सी, तो यहाँ पर हैं हमारी सौर और सहरिया जनजाति।
और ये जो क्षेत्र है यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कोल। इनके अलावा खैरवार, पनिका, ये जनजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। सौर भी है यहाँ पर, बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसकी। फिर बात आती है दक्षिणी क्षेत्र की, तो ये दक्षिणी क्षेत्र आता है। फिर तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। वही आएंगे इसमें अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, कुछ ये जिले आएंगे। और यहाँ पर जनजाति भी यही होंगी। कौन कौन सी, बैगा, गोंड, अगरिया, हलवा, हलवा जनजाति, कोरकू जनजाति, एक भारिया भी यहाँ पर है, भारिया, भारिया जनजाति। फिर इसके बाद जो अगला डिवीज़न है वो था कौन सा, वो था पश्चिम क्षेत्र की जनजाति, पश्चिम क्षेत्रीय जनजाति। तो यहाँ पर कौन सी, भील और भिलाला, और इनकी अलग अलग जो क्या हैं, इनकी जो अलग अलग सब ट्राइब्स हैं, बारेला, पटलिया और भी जो हैं वो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। अभी जो हमें टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग समझना है ये भी कॉन्सेप्ट की कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां था कौन सा, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो 5 क्षेत्र हैं मध्य क्षेत्र। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर पारधी जनजाति है, यहाँ पर कौन सी है, पारधी जनजाति मध्य क्षेत्र में। तो आप इसको कर सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, जिले इसमें सीहोर रायसेन वाला क्षेत्र आ जाएगा, थोड़ा बहुत सागर का क्षेत्र इसमें आ जाएगा मध्य क्षेत्र में। इस तरीके से मध्य प्रदेश की जनजातियों को 5 भागों में बांटा गया है, भौगोलिक विस्तार तो 5 वर्गों में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, लीजिए। चलिए, ले लिया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे जनजातियों से संबंधित कुछ और तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। कहाँ का, एमपी का। एमपी का सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील है, जिसकी जनजातीय जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना, 39%। फिर जो सेकंड नंबर पर गोंड है, फर्स्ट भील, सेकंड गोंड और थर्ड कोल, ये हुई। फिर जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि दर मध्य प्रदेश में, जनजातीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 25.2%। कितनी, 25.2%। फिर यहीं किसकी, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, तो ये है लगभग 23.2%। 23.2%। ये आंकड़े आपको याद करने हैं। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ये पीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर इसके बाद अगला जो तथ्य है वो क्या है, मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है उसकी साक्षरता दर कितनी है, उसकी साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 50.6%। मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है,
50.2%, 50.6%, सॉरी। और अगर हम बात करें इंडिया की, इसी संदर्भ में हम बात करें इंडिया की अनुसूचित जनजाति जो है उसकी साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 58 पॉइंट कुछ, लगभग 58%। कितनी? लगभग 58.9% है। इतना आप याद रखें, ये फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 23.66% थी। अब इसके अलावा एक और नया फैक्ट आता है। क्या फैक्ट आता है कि भाई जनघनत्व की बात करूं मैं, जनघनत्व, जनघनत्व। तो जनघनत्व क्या होता है, पहले तो ये जानिए आप। जनघनत्व होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में किसकी? लोगों की आबादी, लोगों की आबादी, ये होता है जनघनत्व। अब चूंकि बात हो रही है किसकी? एसटी के जनघनत्व की, तो मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर में एसटी की आबादी कितनी है, तो यह भारत के संदर्भ में है 32 और मध्य प्रदेश के संदर्भ में है 50। जी हाँ, जो भारत के संदर्भ में है तो ये इंडिया में एसटी का जनघनत्व है 32 और एमपी में है 50 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह तथ्य आप नोट कर लीजिए। अब आगे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो चलिए मैं अलग से लिख के देता हूं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं एमपी में कुल जनजातियां, तो इससे संबंध में आपको एक फैक्ट मिलेगा, क्या? 43। याद आपको यही करना है। लेकिन इसमें और भी कुछ नई चीजें हैं, जैसे जब 1976 में किन्होंने राष्ट्रपति ने किसके तहत आर्टिकल 342 एक के तहत क्या किया था? मध्य प्रदेश में 46 जनजाति एसटी 46 एसटी घोषित की थी। लेकिन बाद में 2003 में 3 एसटी 3 ट्राइब्स को, 3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या विलोपित कर दिया, विलोपित कर दिया, अर्थात डीलिस्ट कर दिया, इन्हें सूची से हटा दिया। तो कितनी बची? ये 3 जब माइनस हो गई तो 46 - 3 तो 43 ट्राइब्स एमपी में शेष रहीं। कितनी रहीं? 43। अब ये जो 3 ट्राइब्स क्या हुई? विलोपित की गई। वो 3 कौन कौन सी थीं? तो ये थीं जो विलोपित की गई, ये थीं पारधी, कीर और मीणा, मीणा या मीणा। ये 3 जनजातियों को क्या अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित किया गया 2003 में। तो याद रखें 1976 को जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 46 अनुसूचित जनजातियां थीं और फिर 2003 में 3 जनजातियों को इस सूची से हटा दिया गया और पारधी, कीर, मीणा इन 3 जनजातियों को हटाया गया। तो वर्तमान में 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। 3 विशेष
पिछड़ी जनजातियां, मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीवीटीजी, पीवीटीजी कहते हैं शॉर्ट में। ये एमपीपीएससी मेंस 2021 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, सोशल इशू के टॉपिक में। तो ये अभी हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन होती हैं, क्या क्या प्रोविज़न है, कहाँ से इनका विचार आया, किन्होंने विचार दिया, और संविधान में कैसे इसके लिए प्रावधान किए गए, वो हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस थोड़ा फैक्चुअल हम देख रहे हैं। तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ये 3 कौन कौन सी हैं, तो ये हैं बैगा, सहरिया और भारिया। ये 3 जनजातियां इसमें शामिल हैं विशेष पिछड़ी जनजातियों में। अब अगर हम बात करें कि भारत में कुल जनजाति कितनी, मतलब लिस्ट में कितनी जनजातीय समूह शामिल हैं, तो हैं भारत में 705, एमपी में 43, और मैं यही बात करूं पीवीटीजी मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियां, तो ये जो इंडिया में हैं वो हैं कितनी 75, और एमपी में हैं कितनी 3, एमपी में हैं 3 पीवीटीजी। इतने तथ्य याद रखिए। अब जो जनजातियां हैं उन्हें जनजाति नाम से सबसे पहले संबोधित किसने किया, ठक्कर बापा, एपी ठक्कर, एबी ठक्कर। फिर जो जनजातियां हैं ठक्कर बापा को क्या जनजातियों को आदि पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस व्यक्ति को जनजातियों का आदि पुरुष माना जाता है, तो आपका आंसर होगा ठक्कर बापा। और महात्मा गांधी ने इन्हें क्या गिरिजन कहा था, गिरिजन मतलब जंगलों पहाड़ों में रहने वाले, महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कह के संबोधित किया था। फिर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह, अभी रुकिए, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। हमने पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति भील है, सेकंड गोंड है और थर्ड कोल है, सही लिखा है। सबसे बड़ी भील कितनी है आबादी, तो 39% लगभग, 2 डेटा मिल रहे हैं, 36.33% और 39% जो अलग अलग जगह मिल रहे हैं। अभी सेंसस में मैं खंगाल रहा हूं, मैं इस फैक्ट को देखते हैं, अभी मैं सर्च करके कल के उसमें आपको बता दूंगा, कल के लेक्चर में। फिर सबसे बड़ी जनजाति समूह की बात करूं तो मतलब ऐसी जनजाति जो लगभग हर जिले में पाई जाती है और उसकी उपजातियां बहुत सारी हैं। तो जनजाति समूह की बात करें तो गोंड है, लेकिन आबादी में बात करें कि आबादी सबसे ज़्यादा किस जनजाति की है, तो वह है भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति आबादी में और जनजाति समूह। 2020 के फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, तो इसका उत्तर एमपीपीएससी ने माना था गोंड जनजाति। क्यों, क्योंकि भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सीमित है, जबकि गोंड जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में फैली हुई है, नर्मदा घाटी के दोनों ओर। तो कितने सारे जिले हो जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ा समूह कौन सा है, गोंड जनजाति। अब इसके बाद हम और कुछ तथ्यों की बात करें तो आप आइए, लोकसभा में हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात है। तो लोकसभा में कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, लोकसभा में एसटी के लिए, तो कुल कितनी 35 हैं। अब एमपी में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं 29, इसमें से 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं।
6 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। अब बात करें अगर कि यह 6 सीटें कौन कौन सी हैं, तो मैप के थ्रू याद कीजिए। मैप के थ्रू मैं आपको याद कराकर ही मानूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को केवल पढ़ाऊं नहीं, चीज़ें याद करूं। हमें धुनना है, पीएससी को धुनना है, हमें निकालना ही है, केवल टाइम पास नहीं करना है। तो कौन कौन सी हैं ये जिले? यहाँ क्या है सीटें? शहडोल, कौन सा? शहडोल। फिर दूसरा है, इसी के नीचे आएंगे आप तो मंडला, शहडोल, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन। 4 हो गए। 5वां है क्या? धार। और छठा है रतलाम, झाबुआ। रतलाम और झाबुआ एक ही लोकसभा सीट है। तो ये 6 सीटें मध्य प्रदेश की, 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन सी? रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। ये 6 आपको याद होनी चाहिए। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में या एमपीपीएससी मेंस के 2 मार्कर क्वेश्चंस में, क्योंकि अब मेंस में भी बहुत सारी जगह जनजातियों के पोर्शन को ऐड कर दिया गया है। अब आगे की हम बात करें कि भाई मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें क्या? विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 230। इनमें से कितनी? 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। 47 सीट। अब इसमें एक और नया तथ्य है। वो नया तथ्य क्या है कि मध्य प्रदेश के 5 जिले हैं। कितने? 5 जिले। इन 5 जिलों में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं विधानसभा सीटें। तो ये 5 जिले कौन कौन से हैं ये भी हम मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो ये हैं कौन कौन से? मेरे साथ आप मैप बनाना तो सीख ही जाएंगे। मैं इतने मैप बनवाऊंगा कि आप कुछ सीखें या ना सीखें, मैप बनाना सीखेंगे। और जनजातियों को मैं धुन कर ही मानूंगा, आप लोगों को याद करा कर मानूंगा। बार बार इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको याद होंगे। तो कौन कौन से ये 5 जिले हैं? तो ये 5 जिले हैं अलीराजपुर, इसके जस्ट ऊपर है क्या? झाबुआ, यहां पर आएंगे तो बड़वानी, फिर आप आए कहां? पूर्व की ओर। तो पूर्व में है 2 जिले। एक कौन सा? अनूपपुर और डिंडोरी। देख लीजिए, ये 5 जिले हैं जिनकी सभी की सभी विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से एसटी जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको कवर याद हुए होंगे, मैं ही मानकर चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।
डन। अब कुछ और तथ्य हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कौन कौन से तथ्य हैं ये? कि ये बताओ, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी, एमपी के प्रथम एसटी आदिवासी सीएम कौन थे? ये थे राजा नरेश चंद्र। ये कब बने थे? ये बने थे मार्च 1969 में, मात्र 13 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। फिर मध्य प्रदेश से क्या प्रथम आदिवासी राज्यपाल, तो ये कौन थी? ये थी श्रीमती उर्मिला सिंह। ये कहाँ की राज्यपाल थी? ये थी हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी उर्मिला जी। ठीक। अब इसके बाद आपको इन कार्यकाल मार्च याद रखना है। 13 दिन था। कब से? 13 मार्च से 25 मार्च तक। ये दिनांक आपसे पूछी जा सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि नया तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश में कब तक? हम बात करें जुलाई 2023 तक, तो जो कितने 2023 तक, जुलाई 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? मध्य प्रदेश में 52 ज़िले थे। तो 52 ज़िलों में से 21 ज़िलों का कुछ ना कुछ भाग क्या जनजातीय जिला घोषित था, और इनमें से भी 6 ज़िले पूर्णतः जनजातीय जिले घोषित थे। 6 जिले पूर्णतः जनजातीय जिले घोषित थे, और 15 जिले आंशिक रूप से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 जिले हैं हमारे यहाँ शेड्यूल एरिया घोषित है, तो जो 21 जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, और बाकी के जो 15 जिले हैं वो आंशिक रूप से हैं। ठीक। अब ये बात क्यों? ये 2023 जुलाई 2023 तक का डेटा है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और अगस्त में मऊगंज और फिर बाद में पांडुर्ना और मैहर 2 नए जिले बने। तो वर्तमान में क्या 55 जिले हैं, लेकिन ये क्या 52 में से 21 जिले जनजातीय बहुल घोषित थे। ठीक। अब ब्लॉक की अगर हम बात करें, जनजातीय ब्लॉक, तो मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक या विकासखंड क्या हैं? एसटी विकासखंड हैं, जनजातीय आदिवासी विकासखंड हैं। कुल विकासखंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो कुल विकासखंड 313 हैं, जिनमें से 89 आपके क्या हैं? जनजातीय विकासखंड हैं।
ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनकी चर्चा हमने आज की। इनमें से सभी के सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ये सारे तथ्य याद भी करने हैं और जो हमने ये तथ्य डिस्कस किए ये भी आपको सारे याद करने हैं। और फिर कुछ ये फैक्ट हैं, ये देख लीजिए क्या थे कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम है तथा प्रतिशतता की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य। जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से कौन सा? 13वां बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? फर्स्ट नंबर का राज्य है। फिर मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या, अधिकतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? धार जिले में। और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? भिंड में। ये चीज़ें आप मैप के थ्रू याद कीजिए। मैप बनाइए छोटा सा अपने नोट्स में और इनको नोट कर लीजिए। यहाँ अगर मैं कहूँ अधिकतम जनजाति जनसंख्या कहाँ है तो आपको क्लिक होना चाहिए, ये यहाँ पर धार में है। न्यूनतम कहाँ है? तो यहाँ पर भिंड में है। अगर मैं बात करूं कि प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य शीर्ष जिला कौन सा है तो अलीराजपुर, जहां की 89% आबादी जनजाति है। ये 2018 एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। कब? 2018 एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, तो किस जिले में है? तो अलीराजपुर, यहाँ पर अलीराजपुर। और जो न्यूनतम प्रतिशत है वो कहाँ पर है? वो भिंड ही है। क्या है? भिंड। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी? 10.40 लाख आबादी जो आदिवासी हैं वो नगरों में निवास करते हैं। 10.40 लाख मतलब कितनी है? 1.5 करोड़, जिसमें से केवल 10.40 लाख ही कहाँ? शहरों में निवास करते हैं। बाकी की शेष कहाँ? गाँव में। मतलब अधिकांश जो जनजातीय आबादी है हमारे यहाँ वो क्या है? ग्रामीण है। तो ये क्या? मात्र 6.8% कुल जनजातीय जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 6.8% ही नगरों में निवास करता है। बाकी का 93.2%, कितना? 93.2% कहाँ? ग्रामीण। 2% ग्रामीण है। फिर शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिला प्रथम स्थान पर है, जहां 76.8% जनजाति जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अरे भाई, जनजाति जनसंख्या है ही नहीं। कितनी है? कुल आबादी है मात्र, भिंड की कुल आबादी मात्र 0.4% है। अब जो है वो उसका 76% शहरों में या नगरों में निवास करता है। कौन सी बड़ी बात है? तो आप याद कर लो, यहाँ सबसे कम है इसलिए सबसे ज़्यादा शहरों में रहती है। भिंड में 76.8% जनजातीय जनसंख्या शहरों में रहती है भिंड जिले की। और डिंडोरी जिले में सबसे कम जनसंख्या शहरों में है 1.6%। मतलब यहाँ की 98.4%, कितना? 98.4% डिंडोरी में कहाँ रहती है? गाँव में। डिंडोरी की 98.4% जनजातीय आबादी गाँव में रहती है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इतने फैक्ट्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश प्रथम है और परसेंटेज की दृष्टि से 13वां। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 90% आबादी क्या है? जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की नहीं है। फिर अधिकतम जनजातीय जनसंख्या सबसे यहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, धार में। न्यूनतम कहाँ पर है? भिंड में। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहाँ? अलीराजपुर में 89%। और सबसे कम कहाँ है? भिंड में 0.4%। अगर हम जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी शहरों में किस जिले में रहती है तो भिंड जिले में है, और सबसे कम तो डिंडोरी जिले में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनजातीय आबादी किस जिले में है? डिंडोरी में। और सबसे कम जनजातीय आबादी ग्रामों में कहाँ रहती है? तो भिंड जिले में। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातीय आबादी शहरों में रहती है? तो 6.8%। और कुल कितनी जनजातीय आबादी गाँवों में निवास करती है? तो 93.2%। मुझे आशा है कि ये तथ्य आपको याद हो गए होंगे। एक बार और हम
इन तथ्यों को रिवाइज कर लेते हैं। भील सबसे बड़ा है, जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 25.2% है, मध्य प्रदेश में 10 की और भारत की 23.6% थी। फिर कुल एसटी भारत में 705 है, मध्य प्रदेश में 43 है, कौन कौन सी हटाई गई वो भी हमने देखा। तो ये तथ्य ठक्कर बापा आदि पुरुष हैं, गिरिजन गांधी जी ने कहा, साक्षरता 50.6% है। हाँ, ये तथ्य मैं बताना भूल गया कि प्रधान जनजाति जो है मध्य प्रदेश में, जो गोंड की उप जनजाति है, उसे क्या, वह सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। तो ये प्रमुख तथ्य आप याद रखें। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए लगातार ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जो भी आपको इसमें कमियां लग रही हैं, जो सुधार की आवश्यकता है। बाकी मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, भरोसा कीजिए और कंटिन्यू इसको देखते रहिए। थैंक यू। आ जाइए सर।